व्हाट्स अप आईटी, दिस इज वैष्णवी राठौर, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस वीडियो में हमने डॉबनियर्स ट्राइड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा था, राइट। अब भाई आपके डॉबनियर और न्यूलैंड सर तो फेल हो गए, बेचारे बड़े ही सैड हैं, राइट। लेकिन उन्होंने अब आए मेंडलीव ने बोला कोई बात नहीं, आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं उन मिस्टेक्स को सुधारूंगा और एक पीरियोडिक टेबल दूंगा, राइट। मेंडलीव सर ने सबसे पहले आपकी पीरियोडिक टेबल दी थी, राइट। क्योंकि अब पीरियोडिक वर्ड तो पता ही है आपको, पीरियोडिक वर्ड क्या होता है मैम, ऐसी चीज़ जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक, राइट। पीरियोडिक मतलब कोई सर्टेन थिंग विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। तो भाई इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल दी थी, राइट। तो भाई अब देखो मेंडलीव सर ने क्या, देखो आपके डॉबनियर्स के बारे में बात करते हैं, फिर न्यूलैंड के बारे में बात करते हैं, बड़े जल्दबाजी वाले पसंद थे, उनको जल्दबाजी करने का बहुत शौक था, राइट। लेकिन आपके मेंडलीव सर थे ना, उनको इतना जल्दबाजी में उनको मतलब कहाँ जाना है भाई, हमें तो यहीं पर रहना है, क्यों इतनी जल्दबाजी करें, उनका सोचना बेसिकली ऐसा था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया 60। सबसे पहले जान लो उनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, राइट। उनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैम आपने, उनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स जो थे एग्जिस्ट करते थे। उनके टाइम पे एटॉमिक नंबर जैसा कोई फंडा नहीं था, मतलब कि एटॉमिक नंबर उनको नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर भी कोई चीज़ होती है। भाई उनको नोबल गैसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, नोबल गैसेस भाई उन्हें नोबल गैसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब ऐसा क्यों है, मैम इतना स्मार्ट बंदा, उसको नोबल गैसेस नहीं पता, उसको एटॉमिक नंबर नहीं पता। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि उनके टाइम पे एटॉमिक नंबर जैसी चीज़ कोई डिस्कवर्ड हुई नहीं थी, इसी वजह से ये आपके एटॉमिक नंबर और नोबल गैसेस का उनको कोई आइडिया नहीं था, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 उन्हें इतना पता था कि हाँ भाई 63 एलिमेंट्स होते हैं और एक एटॉमिक वेट जैसी कोई चीज़ होती है, एटॉमिक वेट जैसी चीज़ होती है। तो इनका मेन फोकस एटॉमिक वेट पर ही था, और अब ये एटॉमिक वेट होगा किसका, किसी एलिमेंट का ही होगा, है ना। तो इनका मेन फोकस था एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, एंड बच्चा आप इसको इस तरह से लिखो कि उन्होंने बेसिकली रिलेशन देखा बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कहाँ से आ गया, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, समझते जाओ कहानी को। देखो अभी टेंशन नहीं लेनी है अपन को, ये एक देखो मतलब आपका जो मेंडलीव भाई वो बहुत ही ज़्यादा काम और पेशेंस रखने वाला पर्सन है, ठीक है। वो अभी ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में सारा काम नहीं करता है, वो बस सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि मैं कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करूँ ताकि हम ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अभी बस सोच रहा है, फिर जब सोचते उसे पता क्या मिलेगा, उसे मिलेगा मॉडर्न क्यों बोल रही हूँ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या बोलेगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मिलेगा, उसी को तो पढ़ना है हमें, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को, और उसी के बेसिस पे तो उसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है ना। तो अभी वो जस्ट प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग में क्या है भाई, उसके पास 63 एलिमेंट्स है, उसने क्या किया, रिलेशन देखा एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बीच में। प्रॉपर्टी बोले तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बीच में रिलेशन देखा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उसने पता है कौन सी प्रॉपर्टीज ली, देखो जरा, ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको देखो जरा। केमिकल प्रॉपर्टी में उसने
केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखे, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखे बेचा पार्टी, समझ रहे हो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या देखे, कंपाउंड्स देखे, समझते जाओ बस चीज़ों को। कॉन्सेप्ट अभी आपके सारे क्लियर होंगे, रिवाइज करा दूंगी ना तो एकदम मक्खन हो जाएगा भाई। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स ही देखे। अब में ऐसा क्यों किया उसने, क्यों सिर्फ उसने केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड देखे? उसका मेन रीज़न बच्चा पार्टी ये है, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जब के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं दे आर वैली बोल रही हूँ यार, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाई का आंसर ये है, वाई का आंसर ये है, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या समझे? दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। अगर ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे ना तो नेचर में जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे होंगे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे होंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा मैम इससे क्या ये साबित करना चाहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज से? बहुत फ़र्क पड़ेगा, अभी देखते जाओ बस। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल बोलिए एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, दे आर नॉन मेटल्स बेसिकली, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से ही दे फॉर्म मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। देखो मैं लिखना चाहूँगी hence they are able to form compounds with most of the elements प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ही कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दैट्स वाई इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स लिए थे, ठीक है। तो फिर से एक बार समराइज कराती हूँ, अभी कहानी और है, अभी कहानी यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई आकर, ये समझ रहे हो बस हो गया ना, ये तो शुरुआत है। अभी देखो ये तो बस मैं आपको एक बेस क्लियर कर रही हूँ आपका, क्योंकि जब आपका ये बेस क्लियर होगा तभी आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझ पाओगे। दैट्स वाई यार मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्यों बोलती हूँ, सिंपली पीरियोडिक लॉ और वी कैन से मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, ठीक है ना, मॉडर्न नहीं, क्योंकि मॉडर्न तो बेसिकली मेंडलीज पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफिकेशन करके आया था, ठीक है ना, तो वो नहीं। देखो मेंडलीव सर के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेशन देखा एटॉमिक वेट और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको देखा। जब इन्होंने रिलेशन देखा नहीं, अभी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स है उनको ही उठाया। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो कि हाईली रिएक्टिव है, राइट। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने हाइड्रोजन को लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे ये बता दो कि मेंडलीव ने क्या बेसिस लिया क्लासिफिकेशन करने का, मतलब कि उन्होंने अपने टेबल में किस टाइप से या फिर किस बेसिस से एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो आप मुझे बता सकते हो मैम द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय द वेरियस एलिमेंट्स वाज मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बता सकते हो ना? ये तो बहुत सिंपल सी बात हो, ये बस मैंने उस चीज़ को समराइज़ करके लिख दिया यहाँ पर कि कैसे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कितनी केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन उन केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने सिर्फ क्या बेसिस लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये क्राइटेरिया लिया, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट करो बेटा इसको।
चलो भाई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो मेंडलीव सर को क्लियर हो गया था, राइट। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, कि देखता हूँ कैसे एलिमेंट्स अरेंज होंगे पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो इसी जब वो ये टेबल बना रहे थे ना, तभी उन्हें मिल गया पीरियोडिक लॉ। कैसे मिल गया, अब देखो जरा। आपके मेंडलीव सर ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। क्या लिए, 63 कार्ड्स लिए। कार्ड समझे नहीं भाई, देखो इन्होंने इस टाइप से कार्ड लिए कुछ। अरे कार्ड नहीं समझते हो क्या? कैसे समझाऊं? कार्ड नहीं समझते हो भाई? कार्ड तो समझते होगे ना। कार्ड लिए, 63 कार्ड, ब्लैंक कार्ड्स लिए। अब उन्होंने हर कार्ड पे क्या किया, एलिमेंट्स लिखे। लेट्स से इस कार्ड पे उन्होंने ए एलिमेंट लिखा, ऐसे हर कार्ड पे एक एक एलिमेंट्स लिखते चले गए। फिर उन्होंने उसके साथ ही साथ उनकी एटॉमिक वेट लिखे। एटॉमिक वेट, लेट्स से इसका एक्स है, एक्स मान के चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से इसका एटॉमिक वेट है एक्स, उसको लिखा। फिर उन्होंने क्या लिखा, प्रॉपर्टीज़ लिखी भाई। प्रॉपर्टीज़ में हाइड्राइड्स वगैरह की हाइड्राइड कैसे बनाता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, या फिर ऑक्साइड कैसे बनाता है, वो लिखा। फिर उन्होंने जब इन एलिमेंट्स को, और एक वॉल ली। क्या ली, एक वॉल ली, ठीक है। अब उस वॉल पे उन्होंने हर एलिमेंट को स्टिक करते चले गए। अब कुछ इस तरह उन्होंने स्टिक किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स दिखाएं, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाएं, उनको आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दो, जो डिसिमिलर दिखाए उसको अलग डाल दो। ऐसे उन्होंने कुछ इस वे में क्लासीफाई एलिमेंट्स को किया। जब इन्होंने क्लासीफाई किया ना, तो उन्हें बड़ी विचित्र सी चीज़ मिल गई। क्या मिली भाई, उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट ने खुद को अपने आप ही अरेंज कर लिया है। इसको रफ करते हैं या फिर लिखा रह देते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इसको रफ कर देते ना, जस्ट वेट। पता, सभी एलिमेंट्स ने अपने आप ही खुद को एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में अरेंज कर लिया था। ये थी इनकी इंपॉर्टेंस भाई, इस मेंडली पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अरेंज in the increasing order of their atomic mass, arranged in the increasing order of their atomic क्या बताओ, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। कमाल करते हो भाई, एटॉमिक मास, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ इन्हें ऑब्जर्व हुई। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्हें पता है क्या ऑब्टेन हुई? हम तो डर गए, खैर कुछ नहीं था। वैसे बेसिकली ना, क्या सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्व हुई कि जो एलिमेंट्स हैं वो, पता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही हैं। सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है, ये नहीं ऑब्जर्व हुआ। ओ मैम, अब समझ में आया क्यों इन्होंने अपने लॉ को पीरियोडिक लॉ बोला, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। अब आपको पीरियोडिक वर्ड तो क्लियर हो गई। ऐसी चीज़ जो सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती है उनको बोलते हैं पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल, मंडे का आना, हर वीक मंडे आता है, वो पीरियोडिक चेंज हो गया, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। तो पीरियोडिक वर्ड तो हमें अच्छे से क्लियर है, और प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी टाइम दिया था इस चीज़ को समझाने के लिए, राइट। तो मैं दोबारा समझाऊंगी नहीं, बस बता दिया कि इनको मिल रहा था बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को एलिमेंट्स बोल रही, हाँ एलिमेंट्स ही बोलूँगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो मैं लिख दूँ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ने ऑब्जर्व हुआ, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, समझे कि नहीं? अरे समझ तो गए होगे भाई, है ना। तो भाई इन्हें प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही थी, और जब इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने फटाक से अपना एक लॉ दे दिया, इसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। समझे? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लिखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। डन 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 डन, वेरी नाइस। चलो अब इसको रफ कर देते हैं, जस्ट वेट।
चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक लॉ की, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, ठीक है, पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के। क्या बोला? कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की। अभी हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं इस चीज़ को दोबारा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। पीरियोडिक लॉ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ बोले तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये मत कह देना कि मैम हमको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आता है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलोगे, मुझे पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ periodic function of atomic weight, or we can say atomic mass, periodic function of atomic mass, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको अच्छे से समझो। क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है आपके एटॉमिक मास के। मतलब समझो कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है एक सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करती हैं जब आप उनको अरेंज करते हो एटॉमिक वेट पे। मतलब कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो रिपीट होती हैं, और रिपीट होती है ना तभी वो खुद को असाइन करती है एक ग्रुप में। समझे? लेकिन नहीं समझे, अभी समझाती हूँ, जस्ट वेट। ओके, वेट अ सेकेंड, वेयर इज माई ब्लैक मार्कर? ओके, देखो जरा सा देख लो आप इधर। मैं यहाँ कुछ टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बस। लेट्स से ये कुछ 3 ग्रुप हैं, ठीक है ना। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनको आप अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब इसका एटॉमिक मास लेट्स से आपका स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी है। ये नंबर में लेते हैं, हमने क्यों लें ऐसे, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे। इसका एटॉमिक मास है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 3। अब मान लो हमने यहाँ लिख दिया सी, इसका एटॉमिक मास है 4, फिर यहाँ लिखा ई, फिर यहाँ लिखा एफ। तो एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। मतलब कि ए और डी की प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी बेटा, ऐसी होंगी जो रिपीट हो रही होंगी, वो भी एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 2 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। मतलब कि एफ के बाद आपका जी आता है तो जी की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। वैसे सेम इसमें होगा, बी की सिमिलर होंगी ई से, सी की सिमिलर होंगी एफ से। समझे कि नहीं? ये बताने का, ये कहने का मेरा मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज़ है एक सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होंगी जब आप उनको अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। समझ गए? बस यही मुझे आपको समझाना था इस पीरियोडिक लॉ के ज़रिए से। नाउ एक और चीज़ जान लो, एक और चीज़ जान लो, इसको रफ कर देते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसको देखो ज़रा, इसको मैं लिखती हूँ, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। मैम पीरियोडिक वर्ड से तो हम बहुत अच्छे से क्लियर है, हमें आप मतलब सोते वक्त पूछ लीजिए ना, हम तब भी बता देंगे पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है बेसिकली, राइट। देखो लास्ट में टिक लग गया, प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब, अरे मैम क्या बता रही हो, ये तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज इस तरह से नहीं लिखता है। रुको जरा सब्र करो। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी एट certain equal interval of time,
उसको बोलते हैं आपका पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। मैम ये तो मैम कितनी बार बता चुकी हैं आप, ये तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लॉ तो अच्छे से क्लियर हो गया, इसी लॉ के बेसिस पे आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को अरेंज करते हो उनकी टेबल में। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इनकी टेबल में क्या क्या था, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी टेबल के, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इनकी टेबल को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठना क्योंकि मैं टेबल बनाने वाली नहीं हूँ। ठीक है ना, तो आप इसका देखो, अच्छे से समझो। स्टूडेंट्स, आपने टेबल तो अच्छे से देख ली है। ठीक है, अब आपने टेबल में क्या क्या ऑब्जर्व किया ये देखो ज़रा। मैम हमने सबसे पहली चीज़ ये ऑब्जर्व की है कि इन्होंने अपनी टेबल में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज किया है। तो लिखना चाहूँगी मैं यहाँ पर ही अरेंज्ड elements in the increasing order of their atomic weight, in the increasing order of their atomic mass, of their atomic mass। और कैसे अरेंज किया है कि जो आपके सिमिलर एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स बोलने का मतलब ये है जो सिमिलर ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं उनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर हो रही हैं। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया ना, ही अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, राइट, और जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, इस बेसिस पे अरेंज किया। इन्होंने कुछ स्पेसेस भी छोड़े हैं। he left some spaces, वैकेंट स्पेसेस बोल दूं मैं, खाली स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस उन्होंने कुछ छोड़े हैं। ठीक है, ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस, क्या कर रही हूँ, स्पेसेस। ठीक है, तो उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़े। अब इस चीज़ को अच्छे समझो कि इन्होंने स्पेसेस क्यों छोड़ दिए। बच्चा मेंडलीव को ये लग रहा था कि इन फ्यूचर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे और उन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखा जाएगा। मतलब कि वो प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं कर रहे थे। मान लो लेट से आपके कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और ई। हम डी कहाँ गया, मैंने जानबूझ कर छोड़ा है। देखो, जब मेंडलीव ने इनको अरेंज किया ग्रुप में, मेंडलीव ने लेट से एलिमेंट्स को अरेंज किया, वही सेम टेबल बनाएंगे अपनी ए, बी, सी वाली। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि यार ई की जो प्रॉपर्टी, ई के बारे में तो नहीं पता था, तो उन्होंने देखा ई की प्रॉपर्टी ए से तो मैच नहीं कर रही है, ई की प्रॉपर्टी ए से तो मैच नहीं कर रही है, तो क्यों ना मैं ई को और बी से जो है वो मैच कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, इसको बी में ही लिख दिया। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी स्पेस छोड़ दिया। उसका रीज़न ये था, इन्हें ऐसा लग रहा था यार कि इन्हें हजम बात नहीं हो रही थी। देखो, इन्हें लग रहा था यार कहीं ना कहीं ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा इन फ्यूचर जो यहाँ पर फिट किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, यहाँ पर टी एलिमेंट आया और उसकी प्रॉपर्टीज़ ए से सिमिलर हो रही थी। और इन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला कि यहाँ पर एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर्ड होगा, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई जो कि उन्होंने बोला कि हाँ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर होंगी उस एलिमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। नाउ अब देखो ज़रा सा, ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस, और जब इन फ्यूचर वो आपके एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी हुई। इन्होंने प्रेडिक्शन करी और फिर से एक बोल्ड प्रेडिक्शन करी कि इन फ्यूचर some elements were discovered। इसको रफ कर देते हैं।
some elements, right, in future some elements were discovered which fitted in this particular table. कौन सी टेबल? योर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, विच फिल्ड इन टेबल। फुल लिख लेना पूरा नेम इसका, ठीक है ना बेटा। तो उन्होंने ऐसा बोल्ड प्रेडिक्शन करी कुछ फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे और जो स्पेसिस मैंने छोड़े हैं उन स्पेसिस में आप उन एलिमेंट्स को पुट कर दोगे, ठीक है। और उन्होंने कुछ, अभी उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस बन जाते हैं उनसे, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने बता दिया, ये जनरल इंट्रोडक्शन दे रही है आपकी टेबल का, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा किया भाई, आप कुछ एलिमेंट्स भी थे, ठीक है ना, जिन्होंने डिस्कवर्ड किए और उनकी प्रॉपर्टी, इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बता दी कि हाँ इसका हाइड्राइड ये होगा, इसका ऑक्साइड ये होगा, और कुछ ये इसका MPVP ये होगा, इसका इसका हाई होगा, लो होगा, उसकी प्रॉपर्टी बता दी। और पता है जब ये डिस्कवर्ड हुए ना तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी आई। हाँ, कुछ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफर भी कर रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफर कर रही थी। तो इससे मैटर नहीं करता है, मतलब उस बंदे ने सोचा यार और उसने जो प्रेडिक्शन की थी वो सही निकली। अभी तक आपके जो न्यूलैंड सर थे और आपके डॉबर्नियर सर थे, उनका तो लॉ उनकी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो तो फेल हो रही थी, बट इनकी प्रेडिक्शन जो थी वो सही हुई। और इसी वजह से इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सही बोला है, ठीक है ना, तो इसे हटाने की कोशिश मत करिएगा। मतलब कि मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी वजह से। तो इसको लिख लो जरा सा, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे, है ना। तो भाई ये एक मतलब इन जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ बेसिकली उन्होंने अपनी टेबल दी थी और उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, और उन्होंने कुछ स्पेसेस लेफ्ट किए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें हो ना हो फ्यूचर में कभी ना कभी तो ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे जो यहाँ पर फिट होंगे, ठीक है। और हुए भी डिस्कवर्ड और उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जो कि जब वो डिस्कवर्ड हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया गया तो वो सिमिलर निकली, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाँ वही फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम मूव करते हैं आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। इनकी टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मूव करते हैं, फटाफट से ले लो। चलो बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो जरा सा कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? कैरेक्टरिस्टिक, राइट, स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी ये होगी कि इन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे। अभी बात की थी ना हम लोगों ने वैकेंट स्पेसेस के बारे में, हाँ, तो इन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे। और पता है यार, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, है ना, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड होते चले गए। आज हम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, है ना। तो भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर्ड हुए जो उनके वैकेंट स्पेसेस थे उनको फिल कर रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई कि ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस। इन्होंने कुछ ऐसे स्पेसेस छोड़े जो कि खाली थे, और इन्होंने एक बोल्ड प्रेडिक्शन करी कि भाई इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे जो इनकी टेबल में फिट होंगे, है ना। इन्होंने ऐसा बोला था, राइट। और भाई हुआ भी, मानना पड़ेगा, इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो सच भी साबित हुई। तो ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस, ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस। भाई देखो, अभी मैंने बात की थी, शायद स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि इनके टाइम पे नोबल गैसेस जैसी कोई चीज़ डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इनके टाइम पे नोबल गैसेस जैसी चीज़ कोई डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, राइट। तो क्या हुआ, 1900 के टाइम की कहानी है बच्चा पार्टी।
1900 के टाइम की बच्चा पार्टी कहानी है कि कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे डिस्कवर्ड हुए जो कि नॉर्मल गैसेस थी, मतलब 1900 के एरा में आपकी नॉर्मल गैसेस डिस्कवर्ड हुई। तो क्या हुआ, क्या इनके टेबल को हम लोग फेल कर देना? ना, ऐसा नहीं कर सकते। मेंडलीव की जो टेबल थी वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती चली गई। क्या होती चली गई? मॉडिफाई होती चली गई टाइम टू टाइम। समझ रहे हो? तो इनके टेबल में एक ग्रुप ऐड हुआ, इसको बोलते हैं ज़ीरो ग्रुप। तो ये क्या मैम बोल दिया आपने? ज़ीरो ग्रुप जैसी कोई भी चीज़ होती है क्या? बेटा होती है, ठीक है ना। तो ज़ीरो ग्रुप इनकी जो टेबल में था, भाई इनकी टेबल में ज़ीरो ग्रुप था। ज़ीरो ग्रुप में आपकी नोबल गैसेस को रखा गया, ज़ीरो ग्रुप में आपके नोबल गैसेस को बच्चा पार्टी रखा गया। तो ये आपकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी टेबल की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसके साथ ही साथ एक और ग्रुप ऐड हुआ, मतलब कि इनकी टेबल में 2 ग्रुप ऐड हुए 14 एलिमेंट का। बेसिकली इनकी जो टेबल थी वो इस टाइप की थी। अभी जो हमने पहले टेबल देखी थी ना, वो उसमें आप सिंपल टेबल थी, उसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, राइट। लेकिन इनकी टेबल में हम 9 ग्रुप्स हो जाएंगे। क्यों हुए? क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ, राइट। तो जो टेबल है भाई इनकी लाइक दैट, ग्रुप्स बनाए मैंने, समझ है, 9 ग्रुप्स है। बाद में नीचे 2 और पार्टी लेंथेनाइट और एस्टेनाइट के बाद में 2 ग्रुप्स और बने, ठीक है ना। इन ग्रुप्स में आपके हर ग्रुप में 14 एलिमेंट्स थे। कितने थे? 14 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि इन फर्दर two more groups added in a Mendeleev periodic table, ठीक है, periodic table। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप्स और ऐड हुए, लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट नामक। लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट्स, ठीक है, वेरी नाइस। हर ग्रुप में 14 एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, 14 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, ठीक। चलो अब फिर से एक बार आप क्या करोगे, टेबल को जरा ऑब्जर्व करोगे, जो आपकी मॉडिफिकेशन हुई उस टेबल को ऑब्जर्व करो जरा सा। देखा? क्या समझ में आया कि यस मैम कुछ तो डिफरेंस हमें दिखा? जरा आप एनसीईआरटी बुक की टेबल को ओपन करो फटाफट से और ऑब्जर्व करो हर एलिमेंट्स को। अभी आपको कुछ एक्सेप्शंस भी दिखेंगे, आई नो, बट उन एक्सेप्शंस में हमें अपनी नज़र नहीं रखनी है। हमें बेसिकली उन चीज़ों को देखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। इन टॉपिक्स को देखो, फिर अपनी टेबल को फिर देखो, तब आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, राइट। नाउ अब बात करते हैं, ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नाउ अब बात करते हैं कि आपको क्या दिखा कि मैम हमें 9 ग्रुप्स दिखे, राइट। और हमें एक चीज़ दिखी कि जो 0 ग्रुप है और 8th ग्रुप है, 0 ग्रुप एंड 8th ग्रुप, कुछ इस तरह से नंबर देख लो जरा, किस तरह अरेंज है। 0, फिर 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, ये ग्रुप्स है, राइट। फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, और फिर आपका 9th में, मतलब 9th तो आपका 0 ग्रुप में ऐड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ग्रुप्स अरेंज, और आपके 7 पीरियड्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो देखो 0 और जो लास्ट ग्रुप है ना, उसको छोड़कर, 0 और लास्ट ग्रुप को छोड़कर बाकी अदर जो सब ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको जो ग्रुप्स दिख रहे हैं बेसिकली उनके सब ग्रुप्स हैं। क्या है? उनके सब ग्रुप्स हैं। समझे बच्चा पार्टी? ये बताना चाह रही थी मैं कि उनके कुछ सब ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए, आपको बस अब समझ लो इस चीज़ को कि 0 और 8th ग्रुप को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स नहीं, ग्रुप्स, उनके जो ग्रुप्स हैं उनके सब ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और आपका जो 8th एलिमेंट है उसमें 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, और इन 3 सेट्स में 3 एलिमेंट्स अरेंज हैं, 3 एलिमेंट्स अरेंज हैं,
राइट ये भी मैम हमें ऑब्जर्व हुआ था, ये भी हमें ऑब्जर्व हुआ था। और जीरो ग्रुप में ऐसा कुछ भी केस नहीं है, वो सिंगल है। इसमें इनर्ट गैसेस ऐसे अरेंज है, सेवन की फॉर्म है, मतलब कि पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे इस तरह से अरेंज है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। ये उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो गई हैं। इसमें 9 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, 7 थोड़ा पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख के मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सिग्निफिकेंस इस टेबल की। ठीक है ना, सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। भाई अगर आप एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज अरेंज करोगे तो हम एक सिस्टमैटिक स्टडी तो मिल ही जाएगी ना, आप सिस्टमैटिकली स्टडी कर पाएंगे एलिमेंट्स को। वैसे क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता। अब हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ ग्रुप है एलिमेंट्स का, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये बोला गया है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंस देखो, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी हम लोगों ने वैकेंट स्पेसेस के बारे में बात की थी, तो उसकी जगह पे उन्होंने बोला था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे इन फ्यूचर जिनको आप इनमें फिट करोगे। अब उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया था कि हाँ कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे फ्यूचर में और उनको यहाँ पुट करोगे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट का नेम भी दिया था और ये बोला था उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है ना, देखो ज़रा सा, बेसिकली आप इस ग्रुप को ऑब्जर्व करो, ज़रा सा इस ग्रुप को ऑब्जर्व करो। क्या आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस लेफ्ट है, एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस लेफ्ट है। तो उस स्पेस लेफ्ट की जगह पे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, बट मुझे इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी है कि हाँ फ्यूचर में डिस्कवर्ड कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, राइट। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप इसका नाम रख दो एका एल्यूमिनियम। एका संस्कृत का वर्ड होता है, ठीक है ना। तो वाह मैम, हमने पहली बार केमिस्ट्री में संस्कृत देखी है। देखिए ना, आज देख लो, दिख रही है एका लिखा हुआ है, तो एका एल्यूमिनियम उसका नेम रख दिया। ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि रुको साइंटिस्ट, अभी मैं आपको और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो आपका एका एल्यूमिनियम होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा ना, वो 68 के नियरली इक्वल होगा। क्या बोला, 68 के नियरली इक्वल होगा। और पता है फ्यूचर में जब आपका गैलियम डिस्कवर्ड हुआ, गैलियम ही तो था एका एल्यूमिनियम, जब वो डिस्कवर्ड हुआ फ्यूचर में तो उसका एटॉमिक मास 70 पाया गया, जो कि नियरली इक्वल था 68 के। ठीक है, अभी साइंटिस्ट को थोड़ा जब इन्होंने एटॉमिक मास को ऑब्जर्व किया तो थोड़ा सा इन्होंने डिससेटिस्फाइड हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने डेंसिटी को ऑब्जर्व किया तो डेंसिटी आपके मेंडलीव सर ने बताई कि 5.9 होगी। ठीक है ना। जब उन्होंने गैलियम की डेंसिटी को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता लगा कि डेंसिटी जो गैलियम की 5.94 है। साइंटिस्ट को और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने एमपी देखा, इसका मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला लो। जब इसका ऑब्जर्व हुआ तो पता लगा 302 302.78 इसका मेल्टिंग पॉइंट निकला, जो कि ऑब्वियसली बात लो है, राइट। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखा गया। जब फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड को ऑब्जर्व किया गया तो M2O3 उन्होंने बता दिया। अब देखो आपका एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है ना। तो जब आप एल्यूमिनियम के नीचे से प्लेस कर रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो एक मेटल होगा, राइट। तो उन्होंने बोला मेटल तो कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने मेटल बोला कि जब ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा M2O3। और देखो जब आपका गैलियम का फॉर्मूला Ga2O3, समझे। इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इन्होंने बोला MCl3, जरा देखो GaCl3। वाओ, मेंडलीव से कमाल हो आप। ना एका सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। एका आप देखोगे सिलिकॉन के नीचे भी ग्रुप आपको एक वैकेंट स्पेस दिखेगा, ठीक है ना। तो वहाँ भी कोई ना कोई इन फ्यूचर एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, तो वो होगा आपका जर्मेनियम। जब जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ तो आपको पता लगा कि मेंडलीव सर ने बोला कि 72 इसका जो होगा एटॉमिक मास होगा। जब ऑब्जर्व किया तो पता लगा 72.6 है। कमाल कर देता ना। 5.5 डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। डेंसिटी इन्होंने बोला 5.5 होगी। जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो 5.36 डेंसिटी निकली। क्या बात है भाई। MPPP बोला हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट का हाई होगा। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता लगा कुछ 1231 है, अगेन वेरी हाई। नाउ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड MO2 है। सिलिकॉन इज योर मेटल,
राइट। तो आपका जो जर्मेनियम भी होगा वो भी एक मेटल होगा। MO2 इसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड है। तो देखो यहाँ पर GeO2, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड MCl4 GeCl4। ओ नो मेंडलीव सर, यू आर ग्रेट, राइट। फ्यूचर में हूँ ना तो थोड़ा सा समझ लिया करो, वॉज लगाना है वर्ड लगाना है, ठीक, फ्यूचर पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्लियर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सेकेंड सिग्निफिकेंस प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। लेकिन पता है इतने बात नहीं बनी, अभी पता है वो और भी कुछ चीज़ें बताते हैं। एक और प्यारी सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने बोला, कहाँ गया मेरा पेन, स्वीट, इन्होंने बोला कि एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि आपने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आपने एटॉमिक वेट गलत लिया है। बेसिकली जो इसका एटॉमिक वेट एक्चुअल होना चाहिए वो आपने एटॉमिक वेट नहीं लिया है। ऐसा है क्या? अभी देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं जरा, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस की, कि भाई मेंडलीव सर ने बोला कि जो बेरिलियम है ना आपका, बेरिलियम भाई उसका जो आपने एटॉमिक वेट लिया है 13.5, सॉरी जस्ट वेट, भाई हाँ, तो भाई क्या बोला जा रहा है कि बेरिलियम का जो आपने एटॉमिक वेट 13.5 लिया है वो गलत है। वो क्या गलत है? देखो इन्होंने, अभी आपको इक्विवेलेंट वेट तो पता नहीं होगा, बट आपको मैं बताना चाहूँगी जो बेरिलियम का एटॉमिक वेट इन्होंने इस टाइप से लिया था वो इक्विवेलेंट के बेसिस पे लिया था। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे इन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट। देखो अभी आपका इक्विवेलेंट वेट से कोई नाता नहीं है, अभी बस समझ लो आप, इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट था 4.5, ठीक है। और इसकी वैलेंसी गलत कैलकुलेट की थी भाई। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इन्होंने वैलेंसी गलत कैलकुलेट की थी। वैलेंसी इन्होंने इसकी कैलकुलेट कर रखी थी 3। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, एटॉमिक मास पता है कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास कैसे निकाला था इनका, देखो जरा। जब आप 4.5 का मल्टीप्लाई करते हो वैलेंसी के साथ तो आपको जो मिलता है वो होता है 13.5, समझे। तो इसके बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक वेट निकाला था। जब अगर आप 13.5 एटॉमिक वेट मान रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बेरिलियम है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए। लेकिन यार हमें कार्बन और नाइट्रोजन में तो कोई वैकेंट स्पेस दिखाई नहीं दे रहा था उनके बीच में, है ना। कोई हमें वैकेंट स्पेस उनके बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से हमने इसको नहीं पुट कर सकते थे उसके नीचे। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज थी, इसकी वजह से हम इसको बेरिलियम को वहाँ नहीं पुट कर सकते थे, है ना। तो फिर पता क्या हुआ, साइंटिस्ट को पता लगा कि जो इसकी वैलेंसी है, साइंटिस्ट को बोल रही हूँ, मेंडलीव सर को पता लगा कि इनकी जो वैलेंसी है वो 3 नहीं है। तो भाई मेंडलीव को पता लगा जो इसकी वैलेंसी है वो 3 नहीं है, वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो अब जब 2 इसकी वैलेंसी आ गई, पूरा लोचा जो था वैलेंसी का ही था भाई। जब मेंडलीव सर को पता लग गया हाँ इसकी वैलेंसी आपकी बेरिलियम की 3 नहीं है वो 2 है, तो हम इसका मास अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब इन्होंने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो अगेन 4.5 का मल्टीप्लाई करा किसके साथ, 2 के साथ, तो इनको मिला 9, जो कि रियल एटॉमिक मास है बेरिलियम का। तो इन्होंने इसकी अपना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सिग्निफिकेंस किसकी बताई, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक वेट गलत था, उसमें से आपका बेरिलियम है, उसका करेक्शन किया था इन्होंने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि सिग्निफिकेंस क्या थी इनकी टेबल की, लेकिन इनकी जो टेबल है ना ये हम लोग आज के डेट में फॉलो तो नहीं करते, एक्सेप्ट तो नहीं करते इनकी टेबल को। तो क्या ऐसे डिमेरिट्स रहे जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आना पड़ा, है ना। तो अब उन डिमेरिट्स को देखते हैं। सबसे पहला डिमेरिट ये है एनोमैलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इस पर्टिकुलर पीरियड में जो जस्टिफाइड नहीं है। देखो हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाते हैं एल्कली मेटल के भी, एल्कली मेटल बोले तो बताओ, अरे पता है ना, सोडियम पोटेशियम वगैरह, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिखाता है। और
दिखाता नहीं, मतलब सिमिलर होता है, राइट, प्रॉपर्टीज़, और ये हैलोजन से भी कुछ सिमिलैरिटी दिखाता है। सो दैट्स वाई इसकी पोजीशन जो है इनकी पर्टिकुलर टेबल में वो जस्टिफाई नहीं है। और आपको पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड देखो जरा डिमेरिट, एनोमैलस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो हाँ ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यार, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ जाएगा, कुछ भी, एलिमेंट्स, एनोमैलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखो इन्होंने क्या बोला था, इनका बेसिस क्या था कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको आपने ऐसे अरेंज किया कि उसका एटॉमिक वेट दूसरे वाले से कम आ रहा है। मतलब ऐसे मैं कहना चाहूँगी, फॉर एग्जाम्पल आर्गन और उसको देखोगे जरा आप, आर्गन और पोटेशियम को देखो जरा, आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो पोटेशियम से ज़्यादा है। पोटेशियम का एटॉमिक वेट एज कम्पेयर टू आर्गन से कम है, लेकिन फिर भी आपने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। आर्गन को टेबल में आपने पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, बल्कि आपको करना क्या चाहिए था, आपको पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था और आर्गन को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से आपको ज़्यादा पड़ेगा, आपका ये टेबल ही गलत है। सिमिलरली आपका कोबाल्ट एंड निकल की भी सेम यही कहानी है। कोबाल्ट एंड निकल, देखो जरा कोबाल्ट एंड निकल को, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो ज़्यादा है निकल से, फिर भी आपने निकल को बाद में रखा कोबाल्ट के, बल्कि आप तो बोलते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में हमें अरेंज करना चाहिए, है ना, आप तो ये बोलते हो। फिर कैसे हो गया मेंडलीव, कैसे हो गया ये, मेंडलीव बेचारे बड़े परेशान हो गए, ओह नो ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी कहाँ जा रहा था और मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, है ना, ऐसी कंडीशन हो गई मेंडलीव सर की। तो बेचारे क्या कर सकते हैं, तो इसी वजह से इनकी इन एलिमेंट्स की जो पोजीशन उनको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं विच इज़ पोजीशन ऑफ आइसोटोप। भाई आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, एलिमेंट्स which have same atomic number, what different atomic number and different atomic mass, right, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो भाई मेंडलीव सर, अगर आप ये बोलते हो कि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हो, तो आपको आइसोटोप्स को भी जगह देनी चाहिए, आपको आइसोटोप्स को भी जगह देनी चाहिए, लेकिन आपने तो जगह दी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर भी फेल हो गए, इसी वजह से अब आपको जाना पड़ेगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आना पड़ेगा, राइट। तो हेनरी मॉसले आए, उन्होंने लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेसिकली, उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और इनको बाय बाय कर दो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरी मॉसले का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग विद माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।